गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो आज की जो अपनी क्लास है वो 12th इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है और हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म जो है स्टोमेटल जो मूवमेंट होती है उसकी मैकेनिज्म के बारे में, शायद यही था। ओके, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। ओके, इंग्लिश मीडियम बायो के लिए है। मैकेनिज्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट के अंदर जो हमने पहली जो प्रोसेस या हाइपोथेसिस पढ़ी थी, है आपको ध्यान, जो कि सायरे की थी, कौन सी थी? स्टार्च सुगर जो हाइपोथेसिस थी, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी जो गार्ड सेल्स होती हैं उन गार्ड सेल्स में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। ये बात लॉयड के द्वारा बताई गई थी और बाद में इसी के आधार पर सायरे, जेडी सायरे के द्वारा इस परिकल्पना को, ठीक है, प्रपोज किया गया था और बताया कि स्टार्च जो होता है वो क्या करता है कि CO2 की उपस्थिति अनुपस्थिति जो होती है उसके अंदर ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के कारण ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि जो परासणीय जो सांद्रता होती है गार्ड सेल्स की, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण गार्ड सेल्स जो होती हैं उनकी DPD बढ़ती है और उनके अंदर पानी प्रवेश करना शुरू कर देता है और वो कैसे हो जाती हैं? वो टर्गिड्स होकर स्टोमेटा जो होते हैं उन्हें खोल देते हैं। रात्रि में उल्टा पुल्टा काम हो जाता है, CO2 जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। सॉरी, वातावरण से तो ऑब्जर्व नहीं की जाती है, लेकिन ठीक है, लेस जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके बगैर CO2 की मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या होता है? उल्टा काम हो जाने से स्टार्च वापस बन जाता है और रंध्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं। ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है, 2 मैकेनिज्म बची हुई हैं और ये है नंबर 1 स्टेवार्ड। तो नोट कीजिए, या फिर नोट तो आप वैसे कर ही लिया होगा आप सभी ने। स्टेवार्ड हाइपोथेसिस, स्टेवार्ड हाइपोथेसिस। स्टेवार्ड जो थे उन्होंने क्या किया था? एक प्रकार से स्टेवार्ड जो थे उन्होंने जो सायरे की जो परिकल्पना थी उसी को आगे बढ़ाया, ठीक है। उसी को क्या किया? आगे बढ़ाया। उसी को क्या किया? आगे बढ़ाने की कोशिश की, यानी कि क्या कहा जाता है? स्टेवार्ड फर्दर एक्सटेंडेड, स्टेवार्ड फर्दर एक्सटेंडेड किसको? एक्सटेंडेड किसको कर दिया? द सायरे हाइपोथेसिस, द सायरे हाइपोथेसिस, यानी कि सायरे के द्वारा जो दी गई जो परिकल्पना थी उसे ही इन्होंने क्या करा? आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं कि कैसे बढ़ाया। इन्होंने क्या बताया कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो पत्तियां होती हैं जो उनके अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। या पत्तियां नहीं, हम जो अपनी गार्ड जो सेल्स होती हैं, जो गार्ड जो सेल्स होती हैं डियर स्टूडेंट, उस गार्ड सेल्स में क्या पाया जाता है? स्टार्च उपस्थित होता है, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं। अब ये जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च जो होता है सबसे पहले किसमें चेंज होता है? ये स्टार्च जो होता है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। यहां तक हमने पढ़ा था किसकी परिकल्पना के बारे में? जेडी सायरे की परिकल्पना के बारे में कि स्टोर जो होता है वो दिन के समय, ठीक है, दिन के समय क्या होता है? किसमें चेंज हो जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तन होने के पश्चात क्या होता है? जो गार्ड सेल्स होती हैं उन गार्ड सेल्स की जो ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो टर्गिड होकर और किनको ओपन कर देती हैं? स्टोमेटा को ओपन कर देती हैं, राइट। लेकिन यहां पर स्टेवार्ड ने क्या किया कि स्टेवार्ड फर्दर एक्सटेंडेड द सायरे हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या किया कि सायरे की जो हाइपोथेसिस है ना उसी के अंदर कुछ नई बातें जोड़ दी, ठीक है। जैसे आपने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा कि नाम सुना होगा कि सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? तो सेल थ्योरी स्लीडन और शिवान ने दी थी। लेकिन आधुनिक सेल थ्योरी, ठीक है, वो किसने प्रपोज की? वो विर्चो के द्वारा प्रपोज की गई, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर एक नई लाइन और जोड़ दी थी,
ठीक है। इसीलिए सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसी कहानी हो रही है कि स्टेवार्ड के द्वारा जो है जेडी शायरी की जो परिकल्पना थी उसी को एक्सटेंड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। और क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बनता है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है उससे आगे क्या बनेगा, ग्लूकोज, शायद नहीं दिख रहा आपको ना, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के पश्चात क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और फिर उससे ग्लूकोज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाता है। और ये बताया कि ये जो बने हुए दोनों हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन, किसके मुकाबले, दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ज्यादा कुछ बताने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या बताया कि गार्ड सेल्स के अंदर जो स्टार्च होता है वो पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज होता है। ये तो जेडी शायरी की परिकल्पना थी, इसको और एक्सटेंड कर दिया और बताया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, ठीक है, चेंज इनटू या कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अब ये दोनों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी और जो ग्लूकोज है दे आर मोर सोल्यूबल, ये कैसे होते हैं, ज्यादा घुलित होते हैं, ठीक है, किसमें, इन वाटर देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, किसके मुकाबले, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के मुकाबले ये ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा आगे टेस्टेंट, उसके पश्चात जो होने वाली जो प्रक्रिया है वो आप समझ लें कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बना है इसके पश्चात क्या होगा कि जो हमारी जो गार्ड सेल्स होती हैं उन गार्ड सेल्स की क्या हो जाती है, जो ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है वो, ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा होने के पश्चात ग्लूकोज जैसे ही बनेगा, ये ग्लूकोज पानी में ज्यादा सोल्यूबल होता है, जैसे ही ये सोल्यूबल होगा गार्ड सेल्स के पानी के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो गार्ड सेल्स है उनके पानी के अंदर ये होगा, तो इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात डियर स्टूडेंट कि जो ग्लूकोज 6 जो फॉस्फेट है, ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन है, किसका, ऑस्मेटिक जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, ऑफ गार्ड सेल्स, ऑफ ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जिससे क्या होते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं डियर स्टूडेंट, या स्टोमेटा जो होते हैं, ये पहले आप लिख लो कि जो गार्ड सेल्स ही होती हैं, जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, टारगेट हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, टारगेट हो जाती हैं। और जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ओके, समझ गए, तो ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या किया इन्होंने कि स्टेवार्ड की जो परिकल्पना थी तो इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, फर्दर एक्सटेंटेशन कर दिया, किसका, जो स्टेवार्ड की जो परिकल्पना थी उसी को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया और बताया कि ग्लूकोज 1 जो फॉस्फेट बनता है वो बाद में किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, जिसके कारण जो ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन होता है गार्ड सेल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल्स जो होती हैं वो टारगेट हो जाती हैं, स्थिति हो जाती हैं, और स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी ये लाइन आपको। ठीक है, एक बार फिर भी इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और आप नोट कर सकते हैं, इस तरह भी आप दिखा सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होता है डायग्राम जो बनाते हैं हम वो। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से लिखना बहुत अच्छा होता है। ये शब्दों को बयान करते हैं एक प्रकार से, ये समझ लीजिए। हटा दूं,
गुड। अब इसके पश्चात नंबर 3 जो है, तीसरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है। वो क्या है? एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, नंबर 3 एक्टिव पोटेशियम आयन, K+ आयन भी लिख सकते हैं आप। और ठीक है, ट्रांसपोर्ट थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी जो होती है, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके ऊपर। और ये भी किसको दर्शाती है? ये भी हमें यही बताएगी कि स्टोमेटल जो मूवमेंट होती है, यानी कि रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आज सर्वमान्य है और ऐसा माना जाता है कि यही एक रीजन होता है जिसके कारण स्टोमेटा जो होते हैं ओपन होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, इसके अंदर क्या होता है? तो बी कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से देखिए, होता क्या है कि ड्यूरिंग डे टाइम, इसको भी हम अलग अलग पढ़ेंगे, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि दिन के समय। दिन के समय क्या होता है? तो दिन के समय सबसे पहली जो घटना होती है कि फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। सबसे पहले क्या बनता है? दिन के समय जो पीएच लेवल जो है कैसा हो जाता है? इंक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, पीएच जो होता है वो अप हो जाता है CO2 की कमी के कारण। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सबसे पहले ध्यान से देखना इसको, फॉर्मेशन, किसका निर्माण होता है? फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल। जो गार्ड सेल्स होती हैं उनमें क्या बन जाता है? मैलिक एसिड बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? मैलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा किसके अंदर? जो अपनी गार्ड सेल्स होती हैं उन गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात जो बना हुआ जो मैलिक एसिड है आप लिख सकते हैं डिग्रेडेशन हो जाएगा उसका, डिग्रेडेशन यानी कि विघटन हो जाता है, वो टूट जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है, जो मैलिक एसिड जो बना था गार्ड सेल्स में, बाद में वो जो मैलिक एसिड है वो टूट जाता है, जिससे दो चीजें बनती हैं। क्या क्या? एक तो मैलेट, क्या बनता है? मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाती है, इसको फटाफट आप ध्यान से देखिए कि ड्यूरिंग दिन के समय क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, क्या बन रहा है? मैलिक एसिड बनता है किनके अंदर? गार्ड सेल्स में। बाद में यही मैलिक एसिड का डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है उसका विघटन हो जाता है, वो टूट जाता है। किस किस के अंदर? मैलेट में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। मैलेट में और हाइड्रोजन जो आयन्स होते हैं उनके अंदर टूट जाता है। अब आगे क्या होगा? आगे होगा कि मैलेट जो हाइड्रोजन आयन है इसके पश्चात क्या होता है? ठीक है, इनफ्लुक्स ऑफ पोटेशियम आयन। नेक्स्ट आगे क्या होगा? ऑफ K+ आयन, यानी कि पोटेशियम जो आयन होते हैं वो बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू गार्ड सेल्स, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनफ्लुक्स यानी कि अंदर आना, ठीक है, इनटू गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। इसके पश्चात क्या होता है? ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। एंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ्लुक्स ऑफ पोटेशियम आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू गार्ड सेल्स एंड इफ्लुक्स किसका हो जाता है? हाइड्रोजन आयन का फ्रॉम गार्ड सेल्स। फ्रॉम गार्ड सेल्स, ओके।
क्या हुआ कि जैसे ही मैलेट और हाइड्रोजन आयन बन गए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बन गए तो बन गए। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात होता है इन्फ्लुक्स ऑफ पोटेशियम आयन, कि जो गार्ड जो सेल्स हैं उन गार्ड सेल्स के अंदर क्या आ जाता है कि सहायक जो सेल्स हैं आसपास की, जैसे आपने जो डायग्राम बनाया था, ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम था हमारा, इस तरह का, आपको ध्यान हो तो, ठीक है, इस तरह का ही था। जल्दी का काम शैतान का होता है। और इसके चारों ओर में क्या बनाई थी हमने, सहायक कोशिकाएं बनाई थी। इन सहायक कोशिकाओं से क्या होता है कि ये जो अपनी गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है कि पोटेशियम आयन तो अंदर आते हैं, इनफ्लुक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है, इनटू गार्ड सेल्स, यानी कि इन सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन तो किसमें आ गए, गार्ड सेल्स के अंदर आ गए, और इनफ्लुक्स हाइड्रोजन आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स, और जो H आयन होते हैं वो किधर चला जाते हैं, H+ जो आयन होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर पहले से ही थे। जब मैलिक एसिड का डिग्रेडेशन हुआ मैलेट और हाइड्रोजन आयन में, तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन तो गार्ड सेल्स से बाहर निकल जाते हैं, और पास वाली जो सेल्स होती हैं, समीपस्थ जो सेल्स होती हैं, या इंजेक्ट सेल्स, यानी कि जो जुड़ी हुई जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स से क्या होता है कि पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पोटेशियम सेल्स जो होते हैं वो, ठीक है, एडजेसेंट जो सेल्स होती हैं इन्हें एडजेसेंट सेल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, जो पास वाली, जो समीपस्थ जो कोशिकाएं होती हैं, इसका हिंदी में अर्थ होता है समीपस्थ या पास वाली, ठीक है। तो समीपस्थ जो सेल्स होती हैं वहां से पोटेशियम आयन तो गार्ड सेल्स के अंदर आ गए, और गार्ड सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो हाइड्रोजन आयन थे वो बाहर निकल गए, राइट। यहां तक गड़बड़ झाला ये हुआ। अब जैसे ही ये बाहर और भीतर का खेल पूर्ण हुआ, वैसे ही क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, वैसे ही क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्या था, गार्ड सेल्स में शेष क्या बचा हुआ है, मैलेट, क्या बचा हुआ है, मैलेट बना हुआ है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, पोटेशियम आ गया, तो फॉर्मेशन किसकी हो गई, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट, समझ गए, क्या बन गया, पोटेशियम मैलेट बन गया, क्योंकि मैलेट तो ऑलरेडी गार्ड सेल्स में पहले ही था, पोटेशियम बाहर से आ गया, हाइड्रोजन यहां से चला गया, तो जैसे ही पोटेशियम इसके अंदर आया तो किसका निर्माण हो गया, गार्ड सेल्स में पोटेशियम मैलेट का निर्माण हो गया। और जैसे ही पोटेशियम मैलेट डियर स्टूडेंट बनता है, वैसे हमारी जो गार्ड सेल्स होती हैं उनका जो ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो इनका ऑस्मेटिक जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बाकी तो बात वही आ गई, ठीक है, क्या हो गया कि इनका जो ऑस्मेटिक जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे ही ऑस्मेटिक प्रेशर या ऑस्मेटिक जो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि परासरण जो सांद्रता है गार्ड सेल्स की, वो जैसे ही बढ़ी डियर स्टूडेंट, ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू एंडोस्मोसिस, गार्ड सेल्स बिकम, कैसी हो जाती हैं, टारगेट, कैसी हो जाती हैं, टारगेट्स हो जाती हैं, और स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। शायद नीचे इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, शायद दिखाई नहीं देगा मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। तो यहां तक तो नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, वैसे मैं बोल रहा हूं, लिखने की तो जरूरत आपको, मैंने नोट्स भेज ही दिए हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, ओपन हो जाते हैं, राइट। यहां तक नजर आ रहा है, बिल्कुल ये सेम टू सेम ये प्रोसेस होती है। क्या होता है, फिर से सुन लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय क्या होता है, दिन के समय फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड का निर्माण हो जाता है, बाद में डिग्रेडेशन हो जाता है मैलिक एसिड का, किस किस के अंदर, मैलेट और हाइड्रोजन आयंस में। इसके पश्चात क्या होता है कि इनफ्लुक्स ऑफ पोटेशियम आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के अंदर जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं वहां से पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर आ जाते हैं,
और गार्ड सेल्स में बने हुए जो हाइड्रोजन आयन है वो इनफ्लुक्स हो जाते हैं, यानी कि उससे बाहर निकल जाते हैं। ओके, बाहर निकल गए। इसके पश्चात फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट, गार्ड जो सेल्स होती हैं हमारी, उन गार्ड सेल्स में किसका निर्माण हो जाता है, पोटेशियम मैलेट का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, पोटेशियम मैलेट का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात जैसे ही पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स का जो ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही इनका ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, डियर स्टूडेंट, ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ये अंतःपरासरण के कारण, ठीक है, पानी का अंदर जाना कोशिकाओं में, ठीक है, ड्यू टू किसके कारण, एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम पढ़ चुके हैं, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो किसके कारण, ड्यू टू एंडोस्मोसिस गार्ड सेल्स बिकम टारगेट, गार्ड सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, टारगेट्स हो जाती हैं, स्फीति हो जाती हैं, ठीक है, और स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये तो हो गई किसकी बात, ये तो हो गई दिन की बात, ठीक है। अब हम करेंगे रात की बात कि रात में ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट, रात्रि के समय क्या होगा, रात्रि के समय सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, आप जानते हैं रात्रि के समय, ठीक है, यानी कि पीएस लिख दूं, फोटोसिंथेसिस स्टॉप, ठीक है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस, पीएस जो होता है, पीएस का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखना, फोटो सिस्टम भी लिख सकते हैं वैसे तो, फोटोसिंथेसिस पूरा लिख लेना आप चाहो तो, स्टॉप्ड हो जाती है एंड CO2 क्या हो जाती है, अरे जैसे ही फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में CO2 की आवश्यकता होती है, रात्रि में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा तो CO2 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है, CO2 इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही CO2 इंक्रीज होती है, ठीक है, वैसे ही एब्सिसिक एसिड जो होता है, यहाँ पर एक गार्ड जो सेल्स होती हैं उनमें ABA होता है, ये ध्यान रखना, ABA यानी कि एब्सिसिक जो एसिड जो हार्मोन है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है वो एक्टिव होता है डियर स्टूडेंट, ऐसे ही पोटेशियम जो आयन होते हैं वो वापस क्या हो जाते हैं, पोटेशियम जो आयन होते हैं वो बाहर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये जो पहले अंदर आए थे, ठीक है, अब क्या हो गया कि फ्लुक्स हो जाता है किसका, पोटेशियम आयन, किससे, फ्रॉम गार्ड सेल्स, जो गार्ड जो सेल्स होती हैं हमारी, उनसे पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही इससे पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं, वैसे ही ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है इनका, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ऑस्मेटिक जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, गार्ड सेल्स का जो ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन है वो कैसा हो जाता है डियर स्टूडेंट, वो हो जाता है डिक्रीज, ठीक है। और फिर वो उल्टा काम हो जाए, जैसे ही डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू एंडोस्मोसिस गार्ड सेल्स बिकम, जैसे डिक्रीज होगा किसके कारण, ड्यू टू, यहां तो हमने लिखा था एंडोस्मोसिस, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस क्या होगा, गार्ड जो सेल्स हैं हमारी, गार्ड सेल्स बिकम कैसी हो जाती हैं, बताइए, फ्लैसिड, कैसी हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं, बिकम फ्लैसिड। और जैसे ही फ्लैसिड होती हैं डियर स्टूडेंट क्या होगा बताइए आप, फ्लैसिड होते ही जो स्टोमेटा होते हैं हमारे, जो हमारे स्टोमेटा होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, ठीक है। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर दोहरा देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय सबसे पहले जो हमारी जो गार्ड सेल्स होती हैं, उन गार्ड सेल्स में सबसे पहले जो बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का बाद में डिग्रेडेशन होता है किसके अंदर, मैलेट और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो गार्ड सेल से बाहर निकल जाते हैं, और जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं वहां से जो पोटेशियम आयन होते हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे पोटेशियम आयन आते हैं गार्ड सेल्स में, पहले से ही निर्मित मैलेट जो होता है वो पोटेशियम से मिलकर पोटेशियम मैलेट बना लेता है। जब पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पोटेशियम मैलेट का निर्माण होते ही
ठीक है, पोटेशियम मैलेट का निर्माण होते ही जो जो हमारी गार्ड सेल्स होती हैं उनका ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और गार्ड सेल्स के अंदर जैसे ही होता है ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, वैसे ही एंडोस्मोसिस की प्रोसेस के कारण जो हमारी गार्ड सेल्स होती हैं डियर स्टूडेंट वो गार्ड सेल्स हो जाती हैं टारगेट्स, और टारगेट होते ही क्या होते हैं स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन रात्रि के समय उल्टा हो जाता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है जिससे CO2 इंक्रीज होती है। CO2 की इंक्रीज होने के कारण उन सेल्स के अंदर पाया जाने वाला ABA जो हार्मोन होता है यानी कि एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण पोटेशियम आयन जो होते हैं जो गार्ड सेल्स के अंदर थे वो उससे बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर निकलते हैं, पोटेशियम जो गार्ड सेल्स होती हैं हमारी उनका जो ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही उनका ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है डियर स्टूडेंट, एक्सोस्मोसिस के कारण गार्ड सेल्स जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती है और रंध्र जो होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये हमारी मैकेनिज्म थी किससे संबंधित, स्टोमेटल मूवमेंट से संबंधित। तीनों की तीनों आपको समझ में आ गई होंगी। विद मैंने आपको आपके सामने जो है वो रेखा चित्र जो होते हैं, लाइनिंग जो डायग्राम है, इनके माध्यम से उनको समझाने की कोशिश की है और तीनों ही आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। कल हम इफेक्टिव जो फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है वो इतना ही, शायद ये तीसरा वीडियो है हमारा, कल इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।